उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोढ़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चींग कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बतखों, गने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचान वाली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुध से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले कपड़ों की गड्ढी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा लेने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह कर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़की को मोरी के ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई।
एक कुत्ते पर पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे हुए रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना मेरा घोड़ा बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाया। फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी, सच है, लहसन सिंह बोला, पर करे क्या। हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहर बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीर सिंह पलटन का विशुद्धक था। बाल्टी में गदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। खिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है।
मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे? यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं? देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओंठों पर लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम नमादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो बुल्लेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? अरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नू जाने दे। कर लेना लौंगा दा व्यापार मड़िए, कर लेना नादड़े सौदा अड़िए। लाना चटाका कंदुए नू क बनाया वे मजदार गेरिए। हुण लाना चटाका कंदुए नू। कौन जानता था कि दाड़िया वाले घर बारी सिख ऐसा लूचों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुट के 3 टिन पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 1 बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करहाया, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगा कर पूछा, कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन कर भेज रही है मैम, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह में
खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजार सिंह। कौन लटपन साहब? हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलामी करके हाजिर हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से जिहाद। जर्मनी नहीं, इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनमें जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ और बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लटपन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जब जेब से सिगरेट निकालकर सुगाने लगे, 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लटपन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका नहीं मिला। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लटपन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाइयों के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट में मेला लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2-4 फुट के थे। तुम सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिए सलाई से आता हूँ, कहकर लहना सिंह खनक में घुसा। अब उसे संदेश नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीर सिंह? हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आयो। कयामत आई और आई। क्या? पलटन साहब।
या तो मारे गए हैं या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आओ। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ। खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। यहाँ मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ से सब बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लटपन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 है। 8 नहीं, 10 लाख एक एक अकालिया 6 लाख के बराबर होता। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लटपन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोली निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेल दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक सिला दिए सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली के तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमका के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोटे कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लटपन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लटपन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लटपन साहब तो बिंडेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लटपन साहब के साथ रह रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाइयाँ देता था। चौधरी के बड़ नीचे मंझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वे वेद पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे और गोहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने
से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पलहुराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी में मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ पर गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में अचानक आवाज आई, वाह गुरु की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मनी जो चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजार सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करार रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे पर गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मड्डी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता था। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की कथा में दंत वीणोपेदाश्चर्य कहलाती। वजीर सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तूने न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी और की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर
आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगी, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लेटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ पर पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। जोधा सिंह ज्वर में बूढ़ा रहा था, पर गाड़ी में लेटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये है देख, लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदार नी जी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीर सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा सिंह गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदार नी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तन्ने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीर पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तब धत कह कर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम की फूल वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीर सिंह है, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह रेफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमों की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पड़ जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पड़ जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार के बैठे में से निकल कर आया, बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल जा। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में से। मैं तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा।
असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीर पानी पिला। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार से बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घंगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा फौज में भी भर्ती, उसे एक ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी न जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम के मैदानों में घावों में मरा सिख राइफल जमादार लहना सिंह।